नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से संबंधित अपराध एवं उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में। आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इससे पहले दो कक्षाएं पढ़ चुके हैं। यह आज हमारी तीसरी क्लास है। नंबर 1 क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और जो हमारे संविधान, हमारे जो एज इट इज सिलेबस में जो चीज़ें बताई गई है उनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। नंबर 2 हमने एनसीआरबी के बारे में पढ़ा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, यानी कि वहाँ से किस प्रकार से वो महिलाओं और बालकों से संबंधित है, किस प्रकार से वहाँ से आपके सवाल बनते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की है। तो आप पहले के 2 वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे आज बात करने वाले हैं नंबर तीसरे क्लास की, और इस क्लास में हम मुख्य रूप से बात करेंगे महिलाओं से संबंधित अपराध एवं उनसे जुड़े कानूनी प्रावधान। सबसे पहले तो हमें ये किस प्रकार से पढ़ने हैं, नंबर 1 चीज़ इस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के टू द पॉइंट बात करते हैं हमारे आज के विषय के ऊपर। चलिए साथियों, हमारा हेडिंग है महिलाओं से संबंधित अपराध एवं कानूनी प्रावधान। अब बालकों से संबंधित अपराध एवं कानूनी प्रावधान भी इसी तरह पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके बाद में पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बारे में। देखिए, यहाँ से हम बात करें, हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो मैं एक सारणी के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि भाई किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करें महिलाओं से संबंधित जितने भी हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो हम बात करें 28 पीडीएफ की जो 28 पेज की जो पीडीएफ आपके राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर डाली गई है, उसमें 1 और 2 लाइन यहाँ से संबंधित है। टू द पॉइंट उन्होंने बताया, भारतीय संविधान के बारे में भी उन्होंने बताया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, नंबर 2 चीज़ हम बात करें तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आईपीसी, जिसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की जितनी भी हमारे यहाँ धाराएं हैं, ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं और जिनका संबंध महिलाओं से है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगला हम बात करें तो मुख्य रूप से मेन प्रावधान जो हम पढ़ेंगे, संसद द्वारा निर्मित कानून, महिलाओं से संबंधित संसद द्वारा निर्मित कानून। यानी कि जितने भी हम पढ़ते हैं दहेज निषेध अधिनियम, अधिनियम जिसके भी आगे लगेगा वे सभी कहाँ हैं, संसद द्वारा निर्मित कानून है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, हम बात करेंगे पॉस्को एक्ट, ये जितने भी एक्ट होंगे हमारे, उन सभी एक्ट को, डॉरी एक्ट, ये सभी हम कहाँ पढ़ेंगे, संसद द्वारा निर्मित कानूनों में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे हम धाराएं पढ़ेंगे कि धारा 354 लज्जा भंग, तो वो इसमें पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ से कि इस सिलेबस के अंतर्गत और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ से संबंधित एक तो जितने भी हम बात करें महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन जितने भी पोर्टल हैं उन पोर्टल के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई पोर्टल है या फिर कोई ऐप है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित कोई ऐप बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ से वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम बात करें या इनसे संबंधित कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं से संबंधित कोई ऐसी योजनाएं हैं जो डिफेंस से संबंधित हो, कुछ अलग हो। जैसे मान लो हम बात करें, हम जब
कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात करते हैं, हम लिंग चयन अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। लेकिन सरकार ने उसको रोकने के लिए एक डिको योजना चला रखी है जिसको हम मुखबिर योजना भी कहते हैं, और उस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है। तो हमसे वो उस एक्ट से संबंधित ऐसी कुछ योजनाएं, बहुत ही रेयर केस, बहुत कम, यानी कि गिनी चुनी 2 या 4 योजनाएं हम पढ़ेंगे, ज़्यादा योजनाएं हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वही जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ आगे हम बात करते हैं, जितने भी हम बात करें महिलाओं से संबंधित आयोग हैं, ठीक है, उनके बारे में, या फिर कोई सर्वोच्च संस्था ऐसी है जिसके बारे में विशेषतः कई बार न्यूज़पेपर्स में वो चर्चा में रहती है, उसके बारे में। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे आखिरी में यदि हम देखें तो महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर है कि सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान, फिर आईपीसी की धाराएं, फिर संसद द्वारा निर्मित कानून, फिर महिलाओं संबंधित ऑनलाइन पोर्टल हो गया, ऐप हो गया, योजनाएं हो गया, आयोग होगा, संस्थाएं हो गए, ये सभी हम पढ़ेंगे। और महिलाओं की स्थिति का अर्थ यहाँ पर यह है साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, स्थिति का अर्थ यह है कि वर्तमान में हमारी राज्य विधानसभा में कितनी महिलाओं को विधायक के रूप में निर्वाचित हैं, संसद में कितनी महिलाएं निर्वाचित हैं, किसी आयोग या अध्यक्ष के रूप में कौन सी महिलाएं हैं, राजस्थान में पहली महिलाएं, प्रथम महिलाएं जो भी किसी पद पर रही, तो उनके संबंध में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब ये अध्ययन सामग्री हमारे सिलेबस में जुड़ती है तो वहाँ से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, देखिएगा आपके अधिकांश सवाल, यानी कि देखिएगा जितना भी जो सिलेबस है उसका 80% सवाल आपके इन दोनों में से पूछे जाएंगे। पहली बात आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जो विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम कम है, तो भाई आपको सबसे पहले यहाँ से इन 2 चीज़ों को याद रखना। फिर ये बचे हुए तीनों प्रावधान हैं तो इनसे केवल 2% सवाल आने हैं, यानी कि प्रत्येक पारी में आपकी बात करें तो 8 सवाल तो यहाँ से आएंगे और 2 सवाल इन तीनों से आने की संभावनाएं हैं। इनके बारे में भी निश्चित नहीं कह सकता आएंगे सही, लेकिन आने की संभावनाएं हैं। 1 सवाल तो आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन 2 सवाल हम कयास लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, यदि एग्जामिनर चाहे तो वो आपका यहाँ से सवाल जरूर बनाएगा, और वो बनाएगा जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, भारतीय संविधान के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान है उनके तहत, जैसे लोकसभा की कितनी सीटें एग्ज़ाम में हो गया, कितने हमारे राजस्थान से कितनी महिलाएं लोकसभा में निर्वाचित हो गई, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन वो भाग 6 के अंतर्गत नहीं पूछे जाकर कहाँ पूछे जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त आपके द में या ब भाग में, इन दोनों भागों में यहाँ से और यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पढ़ना किस प्रकार से है। तो अब चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड आप यहाँ पे ये भी ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी हम बात करें, एक तो अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय तिथियां जो भी हैं आपको वो भी एक बार एक लाइन में थोड़ा सा देखना है। मुश्किल से हम कहें 10-15 दिवस हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो फटाफट से अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप पॉज करके ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित रहेगी, जो भी हमारे भारतीय संविधान में जिनका वर्णन है और जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के हम टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, महिलाओं से
संबंधित संवैधानिक प्रावधान। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निषेध। देखिए साथियों, यहां पर अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि इसको याद कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसको याद करने का सबसे सही और सिस्टमेटिक क्रम है। कई बार, जैसे यहाँ पे नहीं, लेकिन भारतीय संविधान में यहाँ से कई बार सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसको क्रम से लिखो, या कितने आधारों पर जो है अनुच्छेद 15 के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से जो सवाल बनता है उसमें आपसे पूछ जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। इतना याद रखना, 1 2 3 4 5। कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले व्यक्ति का क्या होता है? जन्म होता है, और जन्म के बाद में उसका क्या निर्धारण होता है? लिंग निर्धारण। मालूम पड़ता है कि भाई साहब क्या है। उसके बाद में उसकी जाति, ठीक है। उसके बाद में उस जाति का वंश कौन सा है, और फिर अंत में कौन सा? उसका धर्म कौन सा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, अन्यथा आप 1 या 2 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपके जितने भी सवाल बनते हैं वे सभी क्लियर। इसी के अंदर अब हमारे से अनुच्छेद 15 1 2 और 3 हमें पढ़ने हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 15 1 क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जो ऊपर 5 आधार बताए गए हैं, इन्हीं आधारों को वापस धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो देखिए, यहां से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 15 1 में किसकी बात की गई है? राज्य की। और किसके साथ नहीं करेगा? याद रखिएगा, नागरिकों के साथ, ठीक है। यानी कि यहां पे व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते ही कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यदि नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ यही है कि वह भारत का नागरिक हो, तभी उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 15(2) की बात करते हैं। 15(2) क्या कहता है? कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म,
मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है साथियों, देखिए कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ कहां पर नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थलों पर। सार्वजनिक स्थल जैसे कि आपकी बात करें हम, पब्लिक टॉयलेट हो गया, सरकार के द्वारा जितनी भी संस्थाओं, जितनी भी जो ऐसी हैं संस्थाएं, उनका निर्माण किया जाता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, टॉयलेट हो गया, स्नानागार हो गया, तालाब हो गया, बावड़ी हो गया, तो जो सरकार के नियंत्रण में है, अधीन में, वहाँ भी नहीं कह सकता। दूसरी चीज़ जो पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी कि जो सभी लोगों के लिए समान रूप से खोले गए हैं, वहाँ पर भी नहीं। जैसे मॉल में भी नहीं कर सकते आप, पिक्चर हॉल में भी नहीं कर सकते, ऐसी तमाम चीज़ें बस स्टैंड पे भी नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन पे भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? वे तमाम स्थान जो पब्लिक प्लेसेस की श्रेणी में आते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक स्थल भी कहते हैं। बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए और हमारा आज इसका जो है 15-3 तीसरा कंसेप्ट क्या है? राज्य महिलाओं व बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। किसके लिए करेगा भाई? देखो स्पष्ट दे रखा है, महिलाओं बालकों के लिए क्या करेगा? कल्याण के विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य। और यही हमारे जो राजस्थान पुलिस के 28 जो पेज हैं, उनकी जो PDF डाली गई है, उसी में इसी लाइन का वर्णन है। राज्य महिलाओं व बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। एज इट इज़ ये लाइन उस PDF में लिखी गई है। इसीलिए संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ना वहाँ से आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया। ठीक है, तो आपको स्पेशली इसको याद रखना, बाकी आपकी मर्जी है, रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक, क्योंकि ये आपकी PDF में है और ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इससे हमारा जो अनुच्छेद 15 है, उस अनुच्छेद 15 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो सबसे पहले आप अनुच्छेद 15 का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अब आगे अनुच्छेद 16 के बारे में बात करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो आप पॉज करके ले लीजिए। चलिए, ये हमारे अनुच्छेद 15 से संबंधित 3 मुख्य प्रावधान थे, जिनके बारे में हमने मुख्यतः बात की। हालांकि अधिकांश हम उन्हीं प्रावधानों की बात यहाँ करने वाले हैं जो सीधे तौर से महिलाओं से जुड़े हुए हैं और उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसरों में समानता। अर्थात देखो, सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व है। इसको आम भाषा में इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लोक नियोजन के अवसरों में समानता, इस बात का अर्थ यही है साथियों कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, कि सभी लोग सरकारी नौकरियों में समान रूप से भाग ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। वो अलग बात है कि आप उस योग्यता और क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 16(1) है। ठीक है, तो 16(1) और 16(2) हमें दो अनुच्छेद यहां पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? 16(1).
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति के संबंध में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी। सभी नागरिकों को अवसर की अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर कोई भी नियुक्ति हो रही हो, कोई भी भर्ती हो रही हो, उसके संबंध में सभी नागरिकों को, ध्यान से देखिएगा, सभी नागरिकों को आवेदन करने का समान रूप से अधिकार होगा। ठीक है, ये बात कौन करता है? अनुच्छेद 16(1) करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) देखिए, अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है साहब? इसी बात को कहता है कि राज्य नियोजन एवं नियुक्ति के संबंध में किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास एवं उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ रहे हैं? देखिए, राज्य वही अपने अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन के संबंध में किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है, केवल किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारे से सवाल जो है यही बनेंगे कि महिलाओं के साथ, देखो अच्छा, यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं कि महिलाओं को नौकरियों में समान रूप से अवसर की प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। यहाँ सबकी बात की गई है, भले ही कोई भी हो, सभी नागरिकों की बात की गई है, तो उसमें क्या है? महिलाएं भी शामिल होती हैं। आगे, राज्य अपने किसी भी पद के अधीन नियोजन में सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर की प्रदानता करेगा। तो ये कौन सा हो गया? अनुच्छेद 16(1) हो गया। दूसरी चीज, राज्य, याद रखना, राज्य नियुक्ति देते समय महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तब आंसर कौन सा होगा? 16(2), क्योंकि लिंग की बात कहाँ की गई है? देखिए साथियों, यहाँ पर आपके सामने लिंग की बात कौन सा कर रहा है? लिंग की बात कर रहा है 16(2). ठीक है, तो यानी कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर जो है राज्य नियुक्ति के संबंध में भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये प्रावधान करता है 16(2). ठीक है, सभी नागरिकों के साथ हम बात करें तो 16, लेकिन यदि इसमें आपसे ये पूछ ले धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये टोटल कितने आधार हैं? 7 आधार, यानी कि इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता सरकारी नौकरियों में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? कुछ लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि सर अभी एमपी ने जो है निवास की योग्यता अनिवार्य कर दिया है कि केवल एमपी के निवासी ही एमपी में क्या कर सकते हैं? नौकरी पा सकते हैं।
इसी प्रकार राजस्थान में भी ये प्रावधान आने वाला है। आप कह रहे हो सभी को समान, देखो मेरे साथियों यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका हम जब भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो 16(3) है वो इसी बात का प्रावधान करता है। राज्य को अधिकार दिया गया है कि राज्य निवास की अनिवार्यता घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? निवास की अनिवार्यता घोषित कर सकता है। कोई भी राज्य चाहे तो वो ये निवास के आधार पर नियुक्तियों में किसी भी चीज़ की अनिवार्यता बाध्यता घोषित कर सकता है। ठीक है, घबराए नहीं। यदि आपने भारतीय संविधान के जो सभी कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, वहाँ से भी जो आपके भारतीय संविधान के और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के सवाल बनते हैं। चलिए अब हम यहाँ से आगे हम बात करें, यहाँ पे अनुच्छेद 16 के दोनों प्रावधान कंप्लीट हो गए। तो पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ करके अगली बात हम करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इतना समय पर्याप्त है। चलिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अब हमने अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16(1) और 16(2) की बात की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो सवाल बनते थे वो आपने कंसेप्ट के साथ आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 15 किसका प्रावधान करता है? बताओ भाई। आपके सामने 5 आधार लिखे थे, उनके आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान था। और अनुच्छेद 16(2) में कितने आधार थे? 7 आधार थे। उन 5 को जब आप याद कर लेंगे तो आपको आखिरी में आपको 2 ही याद करने हैं, निवास और उद्भव के आधार पर। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए हम अब बात करेंगे अनुच्छेद 21। अगर मैं अपने दृष्टिकोण से एक बात यहां पर बताऊं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यदि हम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद, सबसे बड़ा अनुच्छेद कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनुच्छेद 21 है। हालांकि संविधान में इसके बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब भी कोई स्टेटमेंट दिया है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 का उल्लेख जरूर मिलता है। तो इसलिए ये अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और यहाँ पर भी। अब आप कहेंगे कि साहब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखो महिलाओं को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 21। जहां पे सभी की बात हो रही है वो सभी की बात नहीं करके केवल किसके बारे में बात करेगा? महिलाओं के बारे में एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा। तो चलिए यहां से जो सवाल बनते हैं, इसमें जैसे बहुत सारे प्रावधान हैं, उनके बारे में हम पूरी चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, एकांतता का अधिकार, अगला है निजता का अधिकार, ठीक है। इसमें से किसी प्रकार का और भी अन्य प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान हैं, कम से कम 20-25 प्रावधान हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारी जो भारतीय संविधान की श्रृंखला है उसमें मूल अधिकारों के टॉपिक में जाना है और आपको अनुच्छेद 21 वहाँ से पढ़ना है, ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो और अधिक क्लियर हो जाएं। हमारे पास यहाँ पर समय कम है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। सिर्फ जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन साथियों ने पढ़ रखा है, उनके यहाँ से सवाल क्लियर हो जाए। सवाल किस प्रकार से बनेगा? यही बनेगा कि महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। महिलाओं के एकांतता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 21 में। महिलाओं की निजता का अधिकार 21 में। अब यहाँ पे ये सभी के लिए है, एकांतता का अधिकार हमारे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, लेकिन वो किसके संदर्भ में पूछेगा? इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महिला शब्द करके
आपको जो है वो क्या कर सकता है, एग्जामिनर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि कई बार हमारे जब कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं होते हैं तो हम रटन विद्या के माध्यम से पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो आपकी नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद में अगला जो अनुच्छेद मुख्य रूप से है उसके बारे में हम बात करेंगे, अनुच्छेद 39 के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 39 कै, ठीक है, 39 कै क्या कहता है? 39 क्या कहता है? पुरुष व स्त्रियों को समान आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से आजीविका चलाने के लिए, जो हम कहें आजीविका के लिए समान साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, हम बात करें स्त्रियों व पुरुषों को समान आजीविका के लिए साधन प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, हम बात करें समान कार्य भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, समान कार्य प्राप्त करने का अधिकार है, समान आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है, बात एक ही है। ठीक है, आप वहाँ पर घबराएं नहीं, यदि इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा मिस करके आपसे वो पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे समान कार्य हेतु समान आजीविका प्राप्त करने का अधिकार, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 39, इसमें ही आपकी हम बात करें घ की। ठीक है, इसको यदि हम जैसे हम बात करें तो छोटी ABCD में जब आप पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है ये A होगा और ये क्या होगा, D होगा। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं पुरुष स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 39 घ या अनुच्छेद 39 डी। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ लेगा कि 39(4), लेकिन जो संविधान में एज इट इज वर्णित है वो ये है, यानी कि या तो घ होना चाहिए या स्मॉल डी, कैपिटल डी भी नहीं होगा, स्मॉल डी होगा 39, तभी ये राइट होगा। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं होता है और अन्य अनुच्छेद होते हैं और साथ में ये होता है तब ये राइट हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे 39। इसके बाद में देखिए एक और यहाँ पर आर्टिकल है जिसको हम 39 ड के नाम से जानते हैं, या आप इसको ई भी कह सकते हैं। ये किस बात का प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का, पुरुष व स्त्री कर्मकारों के पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ठीक है, यानी कि इस अनुच्छेद के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखो, स्वास्थ्य यानी कि उनको ऐसा कोई काम नहीं दिया जाना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, खतरनाक हो। दूसरी चीज, उनकी शक्ति की अत्यधिक हानि होती हो, या उन्हें मजबूरी में ऐसा कोई काम करने के लिए विवश होना पड़े। तो इस बात से संरक्षण जो हम कहें
प्रदान करने का प्रयास किया गया है 39E में। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके संबंध में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की है, सरकारों की है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस प्रकार के कानूनी प्रावधान बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मुख्य रूप से सिर्फ इतना याद रखना है कि स्त्री, यहाँ पे आप मुख्य रूप से देखें, स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं हम बात करें शक्ति का दुरुपयोग निषेध कौन सा प्रावधान करता है? आर्टिकल 39E के बारे में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, स्त्रियों को समान कार्य हेतु पुरुषों के समान वेतन का प्रावधान 39D। ठीक है, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार 39A। तो यहाँ से आपके ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। आगे बात करते हैं हम अगले अनुच्छेद के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए साथियों, तो अब तक हमने इन जो प्रावधानों के बारे में बात की है, अनुच्छेद 21 के बारे में बात की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे हमने बात की 39A, जो आपको बताता है कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्य हेतु समान आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ में हमने आगे बात की अभी अनुच्छेद 39D के बारे में, जो आपके सामने प्रावधान करता है स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का। फिर हमने बात की 39E के बारे में, जो कहता है कि पुरुषों व महिला कर्मकारों के शक्ति एवं स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए या उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी कड़ी में अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 को यदि हम वैसे तो कहें काम की मानवोचित दशाएं, काम की न्याय संगत, पूरा यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपके सामने ये पूरी बात का वर्णन किया गया है, इसमें आप मुख्य रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, पहले तो काम की न्याय संगत जो है और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, भले वो स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए। साथ में प्रसूति सहायता, ये विशेषतः किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, और महिलाओं से संबंधित है इसी कारण ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 42 में। यह यहाँ से इस प्रकार से सवाल बनता है कि किसी राज्य द्वारा महिलाओं को प्रसूति सहायता देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। तो यहाँ से विभिन्न प्रकार से सवाल जब भी बनेंगे तो या तो आपका आंसर होगा प्रसूति सहायता या अनुच्छेद 42। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ से अगला जो हमारा विशेषतः अनुच्छेद है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 अपने आप में काफ़ी व्यापक है। समाज कीजिएगा मार्कर। अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 क, जिसको हम अनुच्छेद 51A भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि मैं इस क को कोष्टक में बंद कर दूंगा तो स्मॉल a हो जाएगा, और यदि कोष्टक में बंद नहीं है तो कैपिटल A होगा। आपको विशेषता यहाँ याद रखना, संविधान में ये बड़ी बारीकियां हैं, कई बार एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो 51A क्या कहता है? 51 क कहता है, इसमें हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है मूल कर्तव्यों का। किसका प्रावधान किया गया है? मूल कर्तव्यों का।
और मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान किया गया है वो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें जोड़ा गया था। ये सारे संवैधानिक प्रावधान हम संविधान में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो हमें पढ़ना है वो इसमें एक मूल कर्तव्य बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। और वही अनुच्छेद हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और वो कौन सा मूल कर्तव्य है? वो मूल कर्तव्य है 51A(e), या इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 51 क(ड). ठीक है, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में लिखते हैं तब इस प्रकार से और हिंदी में लिखते हैं अनुच्छेद। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो आपके सामने ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है जिससे यहाँ से आपके सवाल बनना मतलब आप ये समझ लें तय है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मौलिक कर्तव्य तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो कैसी प्रथाओं का त्याग करना है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, मुख्यतः आपको यहाँ से इस प्रावधान को याद रखना है। मूल कर्तव्य वगैरह अगर आप अन्य सभी मौलिक कर्तव्य पढ़ना चाहते हैं तो वही हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, ताकि आपके सभी कंसेप्ट बाकी जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी ये संवैधानिक प्रावधान हो गए। अब हम आगे बात करेंगे जो महिलाओं को पंचायती राज में और नगरीय स्वशासन में जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, अर्थात उनको जो आरक्षण प्रदान किया गया है वहाँ पर 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायतों में बाद में इन्हें जो 50% कर दिया गया, लेकिन यदि हम बात करें नगरीय स्वशासन जहाँ आपका 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उनको हम पढ़ेंगे किस हिसाब से किया गया, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 घ। ठीक है, तो उन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निरंतर हम आगे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो चलिए आपने फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समय की काफ़ी कमी है। आप सभी को ज्ञात है कि एग्ज़ाम की डेट्स 6, 7, 8 तारीख को तय हो चुकी हैं, तो उसको डेडलाइन मानकर आप कंप्लीटली अच्छे से तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद इधर लिखता हूं, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 घ या डी के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 243 घ। अब जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, यहाँ पर किस बात का प्रावधान किया गया है? यहाँ प्रावधान किया गया है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से हमें जो है 3 प्रावधान पढ़ने हैं। सबसे पहले हम प्रावधान जो है नंबर 2 की बात करेंगे। प्रावधान नंबर 2 अनुच्छेद 243 D 2 की बात करेंगे।
जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम अनुच्छेद 243D(2) हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये आरक्षण के बारे में प्रावधान करता है और आरक्षण के बारे में प्रावधान करेगा SC ST के लिए। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में SC ST के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में SC ST के आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो, प्रत्येक पंचायत में, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जितनी भी सीटें आरक्षित होंगी उनमें से कम 1/3 सीटें उसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इस बात का प्रावधान करता है अनुच्छेद 243D(2). अब अनुच्छेद 243D(3) की बात हम करेंगे। माफ कीजिएगा, D ऐसे आएगा, ये कोष्टक में आएगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगी। अब और इसमें जो है SC ST की महिलाएं भी शामिल हैं, अर्थात जो SC ST की महिलाओं को जो सीटें आरक्षित की गई है वे भी शामिल होंगी। कैसे? देखो, प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए क्या होंगी? आरक्षित होंगी। अर्थात आप लोग जब हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ जब ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है। तो वो लॉटरी सिस्टम इसीलिए निकाला जाता है कि महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होती है। किसी ग्राम पंचायत में आप सुनते हैं कि सिर्फ SC की सीट निकली है साहब, फिर SC में भी महिला की निकली है, पुरुष की निकली है, ST में महिला पुरुष, OBC में महिला पुरुष, जनरल में महिला पुरुष। यानी कि आप जब ये चीज़ देखते हैं तो आपको वहाँ पे ये इस बात का आभास होता होगा कि भाई ये क्या सिस्टम है। और उसी सिस्टम का प्रावधान क्या किया गया है अनुच्छेद 243D(3) में। यहाँ बाकायदा बताया गया कि प्रत्येक पंचायत में
जहां भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी कि जो सरपंच का निर्वाचन हमारा कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो वहां पे प्रत्येक सरपंच के निर्वाचन में जितनी भी सीटें हैं उनकी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी कि किसी जिले में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उस ग्राम पंचायतों की कुल संख्या का 1/3 महिलाएं क्या होंगी, सरपंच होंगी। ठीक है, चलिए, और उसमें जो हमने SC ST के लिए महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित की थी, वो भी 1/3 सीटें इन्हीं में शामिल हो जाएंगी। चलिए, यहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 से D4। ये थोड़ा सा देखो, तीनों आपके जो हैं मिलते जुलते ही हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। ये तो सिर्फ SC ST की बात करेगा, ये क्या करेगा साहब, ये सबके लिए 1/3 की बात करेगा, और ये कुछ और ही बात करेगा इसी से संबंधित। वो क्या करेगा, ये कहता है ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए ठीक है, हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर SC ST, ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए SC ST स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल द्वारा की जाएगी। राज्य विधानमंडल द्वारा की जाएगी। के लिए 1/3, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें क्या है कन्फ्यूज़न है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए SC ST और स्त्रियों के लिए, तीनों के लिए कितना 1/3 जो है 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल द्वारा की जाएगी। कौन करेगा साहब, राज्य विधानमंडल द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो नहीं, यहाँ 1/3 नहीं है, इसको आपको नहीं लिखना है, क्षमा कीजिए 1/3 का प्रावधान केवल इसी में है। केवल इसमें बताया गया ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए SC ST और स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल द्वारा की जाएगी। देखो, जहाँ पे भी राज्य विधानमंडल की बात की गई है तो राज्य विधानमंडल स्वतंत्र है, वो चाहे तो ऐसा प्रावधान कर सकता है और वो चाहे तो ऐसा प्रावधान ना करे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये किसके, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल, देखो राज्य विधानमंडल का मतलब यहाँ पे है राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, दोनों का प्रावधान किया गया है। लेकिन कई मुख्यतः अधिकांश राज्यों में केवल क्या है, राज्य विधानसभा है। यानी कि यदि राजस्थान की विधानसभा चाहे तो इस संबंध में SC ST स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और वर्तमान में आप सभी को पता है SC ST OBC और जनरल के लिए जो राज्य विधानमंडल ने इस प्रकार के आरक्षण के प्रावधान कर रखे हैं। हमारे यहाँ जो आरक्षण की व्यवस्था है वो चक्रानुक्रम है, हमारे यहाँ जो लॉटरी के माध्यम से सीटों का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आपका जो सारा क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से जितने भी सवाल आपके जो बनते हैं वे सभी क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब इसी में से ज़्यादा कुछ भी अपने को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हम अनुच्छेद चेंज करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा
जादू कक्षा में दिखाने वाला हूं। देखिए कैसे जादू होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना समय तो बहुत है। चलिए अब यहाँ से आज हम जादू करने जा रहे हैं, तो आप सभी जो है जादू को देखने के लिए थोड़ा तैयार रहें, क्योंकि जादू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इस प्रकार से जादू किया जाता है भारतीय संविधान के अंदर। यदि आप भी चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है, न, और यहाँ पे टी, यहाँ पे अब आप सब जगह टी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप जो भी साथ में चाहें तो न भी इसका लिख सकते हैं। अनुच्छेद 243 न, ठीक है, जो भी आगे 3 4 आपका ऐसे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, पंचायतों को मिटाना है। जहाँ जहाँ पंचायत है उसको आप मिटा दीजिए। देखिए क्योंकि आपके पास भी समय कम है, इसके लिए आपके समय की कदर करते हुए मैं आपको सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीधा लिखना है नगर पालिकाएं। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा जगह कम पड़ गई, इसको अभी लिख लेते हैं। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखता हूँ नगर पालिकाएं या नगर पालिकाओं। नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण 243 टी में कह रखा है कि प्रत्येक नगर पालिका में, नगर पालिका में सेम यही सारे प्रावधान। SC ST में आरक्षित सीटों के कम से कम 1/3 सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और फिर यहां पे भी बता रखा है कि नगर पालिकाओं में प्रत्येक निर्वाचन के द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। इसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल होंगी। यहाँ पे भी यही है, नगर पालिकाओं के एक ही लाइन आएगी, बस केवल ये एक ही शब्द है। यहाँ पर प्रत्येक स्तर वगैरह कुछ नहीं है। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष एवं पद के लिए SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल द्वारा की जाएगी। सेम यही प्रावधान है। अब देखो कितना अच्छा है। अगर आपने सिर्फ पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान याद कर लिए तो आपको नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्रम भी यही है, और सिर्फ और आपको ये अनुच्छेद चेंज होगा। और अनुच्छेद में भी कौन सा है कि सिर्फ आपको जो है घ की जगह न करना है या डी की जगह टी करना है, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। तो फटाफट से आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसके आगे हम 2 अनुच्छेदों के बारे में और बात करने वाले हैं, उन्हीं को भी हम इसी कक्षा में समाहित कर लें, जिससे हमारे संवैधानिक प्रावधानों से बनने वाले सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो आप पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, पर्याप्त समय मिला आपको। चलिए अब हम आगे इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। जिन्होंने भारतीय संविधान पढ़ रखा है वे सारे से समझ गए होंगे कि सर मतदाता सूची की बात करने वाले हैं। चलिए अनुच्छेद 325, माफ कीजिएगा, 325 प्रावधान करता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर
बिना भेदभाव के किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल करना। देखिए साथियों, यहाँ से जो सवाल बनता है, विशेषता आप देखें, लिंग के बारे में बात की गई है, तो हमसे सवाल यहाँ से महिलाओं के संबंध में यही पूछा सकता है कि महिलाओं को लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 325। यहाँ से सेम यही सवाल सीधा भी पूछा सकता है कि महिलाओं को निर्वाचक नामावली में शामिल करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? 325। बिना भेदभाव के 325। लिंग के आधार पर, ये चार आधार आपके सामने दिए जा सकते हैं, तब भी क्या होगा? 325 होगा। ये चारों हमने याद रखा, लिंग, जाति, मूल वंश। सबसे पहले हमने जन्म की बात की थी, यहाँ जन्म है ही नहीं, तो लिंग का निर्धारण हुआ, फिर उसकी जाति का, और फिर क्या हुआ? मूल वंश का, और फिर उसके धर्म का निर्धारण किया गया। तो चलिए, यहाँ से आपका आसानी से आपको ये याद भी रह जाएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कितने प्रकार के प्रावधानों की बात की गई है? 4 आधारों के आधार पर जो है बिना भेदभाव के किसी भी व्यक्ति को जो पात्र है उसको निर्वाचक नामावली में शामिल करना, अर्थात उसे अपात्र घोषित न करना, अर्थात उसे अपात्र घोषित न करना। यानी कि इन 4 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। आपको यहां से ये विशेष तौर से याद रखना है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 326 के बारे में, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर चुके हैं, तो हम क्या हो गए? वयस्क हो गए, 18 साल के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा व राज्य विधानसभाओं, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, अब यहां से सवाल जो बनता है, पहली बात तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन जो है, निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, तब कौन सा होगा? 326। या फिर हमसे ये भी पूछा सकता है कि लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इस बात का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 326 में। राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचन होंगे वे वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, इस बात का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 326 में किया गया है। ठीक है, साथ में महिलाएं वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकती हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर? तो अनुच्छेद 326। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं आपकी ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अर्थात महिलाओं से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान बनते थे और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, उन सभी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान काफ़ी विस्तृत है और वहाँ पर बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन सभी प्रावधानों को यहाँ पर पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी भारतीय संविधान हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से संबंधित जो प्रावधान है हम उनके संबंध में और अच्छे से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी जो मेरे साथी हैं उनसे निवेदन है, ये आज की कक्षा समाप्त हो गई है। हम अगली कक्षा में पुनः महिला बाल विकास के बारे में एक नया जो विषय है
संसद द्वारा निर्मित कानूनों से पहले हमने किसकी बात करेंगे, आईपीसी की धाराओं की बात करेंगे, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो भी हमारे नए मित्र हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जितनी भी कक्षाएं अपलोड की जाएंगी उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। साथ में आपको अन्य विषयों से संबंधित यदि आपको तैयारी करनी है, भाग स और भाग द से संबंधित, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित सभी टॉपिक्स और साथ में राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स भी आपको उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी से आज की कक्षा में विदा लेना चाहता हूं। एक बार पुनः नई कक्षा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।